अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज़ अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका जा रहा है। इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स और एक्टर से लेकर आम लोगों तक, जो कि अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। इस जहाज़ की कमांड संभाले हुए हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत ही एक्साइटमेंट है टाइटैनिक जहाज़ को लेकर। आखिर ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई, और जो इसमें लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही दिल दिला देने वाली है। उस वक्त जहाज़ को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर चलोगे तो आज के तकरीबन $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की डेकोरेशंस और फैसिलिटीज़ आज के 5 स्टार होटल्स को भी पीछे छोड़ दें। इस शिप में जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और लाइब्रेरी से लेकर स्विमिंग पूल तक सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था। कहा जाता था कि ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी सेफ है ये। वाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जिसने इस टाइटैनिक को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे टाइटैनिक को लेकर कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर कहा था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफ़र के रवाना होने के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को इसे फर्स्ट आइस वार्निंग मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये वार्निंग्स कोई इतनी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। समंदर में मौजूद जहाज़ एक दूसरे को बताते रहते हैं कि समंदर के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। तो टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है इन डेंजर्स को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये आगे बढ़ रहा होता है अपनी मंजिल की तरफ। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन जॉन स्मिथ और इसकी टीम इन आइस वार्निंग्स को इग्नोर कर देती है। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, टेम्परेचर नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल के बारे में ख़ास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया। चांद ना होने की वजह से कोई रोशनी नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज़ के आगे वाली साइड पे एक क्रोज नेस्ट होता है, जो कि काफ़ी हाइट पर होता है। लुकआउट पॉइंट कह सकते हो। यहाँ पर किसी एक की लाजमी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो देखता रहे कि सामने क्या आ रहा है, यानी कोई ट्रैफिक तो नहीं, कोई ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रक्शन तो नहीं आ रही। तो जो बंदा इस जगह मौजूद होता है उसे काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ता है। ऊपर से रात का वक्त था, तो ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, तो आगे देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 AM फेडरिक फील्ड नाम का एक बंदा इस क्रोज नेस्ट पे बैठा है। ये अचानक से अपने सामने देखता है कि एक बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़, यानी सामने आइसबर्ग आ गया। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें, और जल्दी से फ़ोन लगा के चिल्ला कर कहता है कि सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। फर्स्ट फ्लोर पे बैठे ऑफिसर विलियम मकडोच इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को हुक्म देते हैं कि जहाज़ को बाईं तरफ मोड़ा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी होती। सिर्फ 1 मिनट में 11:40 पे जहाज़ आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। ये लेंथ में 200 बाय 400 फीट था और हाइट में ये क्रूज नेस्ट जितना ऊंचा था, और इसका वज़न तकरीबन 1.5 मिलियन टन था। जितना समंदर से बाहर था उसकी कई गुना इसके अंदर था। जहाज़ के साथ ये आइसबर्ग फ्रंट राइट साइड यानी बो पर टकराया। अब बो कौन सा हिस्सा होता है? इस फोटो में सामने वाला ये हिस्सा होता है बो, और जो साथ निकला हुआ है वो हिस्सा कील कहलाता है। करीब 10 सेकंड्स तक ये जहाज़ आइसबर्ग से टकराता चला गया और एक बहुत बड़ा डैम्प पड़ गया, जिसकी वजह से जहाज़ की मेन बॉडी में छोटे छोटे होल्स भी पड़ गए, जिससे पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। टकराव के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन जॉन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट फ़ौरन पहुंचे ये देखने के लिए कि जहाज़ को कितनी चोट पहुंची है इस टकराव से। देखा तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जहाज़ तो डूब जाएगा। इन्हें लगता था कि ये जहाज़ तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। वो ये देखकर हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इसके सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। वो मेन सेफ्टी फीचर्स थे। एक, इस जहाज़ के निचले हिस्से में डबल बॉटम हल था, यानी 2 लेयर्स थी। अगर निचले हिस्से से एक लेयर किसी वजह से टूट भी जाए तो दूसरी लेयर से काम लिया जा सकता था। सेकंड, इस जहाज़ को 16 कंपार्टमेंट में तकसीम किया गया था। 16 में से अगर 4 भी पानी से भर जाएँ तो भी जहाज़ चलता रहता है।
लेकिन वो जो आइसबर्ग से अगला हिस्सा डैमेज हुआ था वो साइड से था, तो डबल लेयर किसी काम ना आई क्योंकि वो तो निचले हिस्से से थी, साइड पे तो एक ही लेयर थी। और दूसरी बात, बदकिस्मती से इस आइसबर्ग ने 6 कंपार्टमेंट को डैमेज किया था, जिससे वो 6 के 6 पानी से भर गए। लिमिट 4 तक ही थी, लेकिन अब ये अनसिंकेबल जहाज़ भी डूब जाएगा। रात के 12 AM अब कैप्टन जॉन स्मिथ ने अपने क्रूज मेंबर्स को ऑर्डर दिया कि वो रेडियो कम्युनिकेशन से किसी आसपास मौजूद जहाज़ से कॉन्टैक्ट करें और मदद मांगे। तो लगातार रेडियो कॉन्टैक्ट के लगे रहने से 12:20 AM पे एक जहाज़ RMS कारपैथियो ने रेडियो कॉन्टैक्ट पे रिस्पॉन्स दिया और सिग्नल की तरफ मोड़ दी। बदकिस्मती से ये जहाज़ टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था, जो कि अपनी फुल स्पीड से भी आता तो कम से कम 3.5 घंटों तक पहुँचता। लेकिन क्या टाइटैनिक 3.5 घंटे तक बच पाता? इधर कैप्टन जॉन स्मिथ अपने बाकी क्रूज मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि जहाज़ पे जो बोट्स हैं इन्हें इस्तेमाल किया जाए और कानून के मुताबिक पहले औरतों और बच्चों को उतारा जाए। लेकिन अभी टाइटैनिक के पैसेंजर्स ये समझे हुए थे कि ये जहाज़ तो डूब ही नहीं सकता, हाँ टकराया होगा किसी छोटे मोटे आइसबर्ग से, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बार बार यही सुना था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। और ना ही कैप्टन और इसकी टीम ने इन्हें ख़तरे से आगाह किया ताकि शिप में हलचल न मच जाए। तो एक और बड़ी गलती, जहाँ एक बोट पे 65 अफराद की कैपेसिटी थी, वहाँ सिर्फ 28 लोग ही उतारे गए। धीरे धीरे आगे से कंपार्टमेंट पानी से भरते गए तो जहाज़ टिल्ट होने लगा। तो पैसेंजर्स को भी आखिर रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये जहाज़ डूब सकता है। तो जहाज़ में हलचल मच गई और लोग एक दूसरे को मारने लगे लाइफ बोट्स पे बैठने के लिए। टाइटैनिक की खूबसूरती के लिए इस पर बोट्स कम ही लगाई गई थी, जिनकी तादाद सिर्फ 20 थी और इन पर मैक्सिमम 1200 लोग आ सकते थे, जबकि टाइटैनिक पे 2200 लोग सवार थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, जबकि 1500 लोग अभी शिप पे बाकी थे। अब जहाज़ का आगे वाला हिस्सा पानी में डूब चुका था और पीछे वाला ऊपर की जानिब। कुछ लोगों ने अपनी किस्मत को तस्लीम कर लिया और वो वही अपनी मौत को कबूल कर गए। रिपोर्ट के मुताबिक रात के 2:20 पे जहाज़ दरमियान से टूट गया और धीरे धीरे बाकी का हिस्सा भी समंदर में खींचता चला गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज़ को डूबने में। 1500 लोग जहाज़ के साथ मारे गए और अगर वो जहाज़ से निकल कर तैरने लगे थे तो भी हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें एक इंसान 10 से 15 मिनट भी मुश्किल से सांस ले पाता। और ऊपर से रात थी तो शदीद ठंड से काफ़ी लोग मारे गए। और जो जहाज़ RMS कारपैथियो आ रहा था टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बचाने के लिए, वो करीब सुबह के 3:30-4 बजे आ पहुँचा। जहाज़ के डूबने के ठीक 1 घंटा बाद तब इन्हें डेड बॉडीज़ ही नज़र आई। हाँ, जो बोट्स पे पैसेंजर्स मौजूद थे, ये शिप इन्हें सक्सेसफुली बचा लेता है। इस हादसे ने दुनिया में हलचल मचा दी। बहुत ही रीजंस, थ्योरीज और ग्राफ लिखे गए। इसके बाद समंदर के शिप्स के लिए कई रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए। टाइटैनिक के डूबने के बाद 70 साल तक जहाज़ को नहीं खोजा जा सका, क्योंकि वो बड़ा ही बहुत गहराई में था समंदर की। और आखिर सितंबर 1985 में एक अमेरिकन और एक फ्रेंच ओशियनग्राफर्स ने इसे ढूंढा। समंदर में 3800 मीटर यानी 3.8 km नीचे 2 अलग अलग टुकड़े मिले। ये दोनों एक दूसरे से 600 फीट के फासले पर थे और आज 100 साल से ज़्यादा अरसा होने की वजह से ये जहाज़ गायब होता जा रहा है। आप देख सकते हैं एक्चुअली शिप ऐसी दिखती थी, पर अब सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया जा रहा है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स, वाटर ओरियन और इस तरह के समुद्री जीव्स इसे खाते जा रहे हैं। और कहा जाता है 2030 तक इस शिप के यानी RMS टाइटैनिक का समंदर में कोई नामो निशान भी नहीं बचेगा। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इसी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए 5 लोग जो कि करोड़पति थे वो मारे गए। तो और इसे अगर मौत के जहाज़ का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।